हाय एवरीवन, वेलकम टू द देव शो। सो गाइस, आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम है शाहिद अफरीदी भाई। तो शाहिद अफरीदी भाई पहले एक मॉडल थे, नाउ ही इज अ डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। नाउ भाई की खुद की एक मॉडलिंग एजेंसी है। तो इनके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे इस पॉडकास्ट में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। तो जो भी फैशन इंडस्ट्री को लोग फॉलो करते हैं, सो आज उनको काफी सारी टिप्स एंड नॉलेज मिलने वाली है हमारे शाहिद अफरीदी भाई से। सो भाई, आप कैसे हैं? पहले तो आप ही बताइए आपको। आई एम गुड, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि आपने मुझे अपने इस ब्रॉडकास्ट में बुलाया। जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ही भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जी। आपने बिजी शेड्यूल निकाल के हमारे पास आए। भाई की लगातार मीटिंग्स थी आज, बट तब भी भाई निकाल के आए। आना जरूरी था बिकॉज आपके कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा लोगों को, तो उनके माइंड का जो मिथ है वो जरूर मिटेगा। बिल्कुल जी। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि जैसे मैंने बोला था इंट्रो में, पहले आपने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी, राइट? तो आपने मॉडलिंग मतलब क्यों स्टार्ट करी और क्या रीजन था स्टार्ट करने का? एक्चुअली मॉडलिंग स्टार्ट करने का कोई रीजन नहीं था। मॉडलिंग स्टार्ट मैंने इसलिए की थी कि मुझे देखना था कि फैशन इंडस्ट्री में काम कैसे हो रहा है। ओके। तो मुझे लगा कि एज अ मॉडल इसमें जाना और चीजों को देखना ज्यादा इजी रहेगा। ओके। तो स्टार्टिंग में मैंने एक ऑडिशन दिया था, वो था मिस्टर नॉर्थ इंडिया का। मिस्टर नॉर्थ इंडिया का आपने ऑडिशन दिया था? मैंने ऑडिशन दिया था। ओके ओके। और उसको मैंने उस पेजेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उस पेजेंट में फिक्सिंग थी। ओके। फिक्स था वो पेजेंट, तो मेरी जो विनिंग की ट्रॉफी थी वो ऑलरेडी किसी को बेच दी गई थी, और मुझे एक टाइटल दे दिया था उन्होंने, बेस्ट रैम वॉक का। ओके। तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट जो जितने भी कंटेस्टेंट थे उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला शाहिद यू आर डिजर्विंग, आप डिजर्विंग थे। तो दैट्स इट। मुझे यही चाहिए था कि लोग मुझे मतलब अप्रिशिएट करें कि आप विनर थे। तो मुझे वो चीज मिली। मुझे ट्रॉफी से मतलब नहीं था, मुझे लोगों से मतलब था। मतलब वो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि शाहिद विनर है। तो बस मुझे लोगों का साथ चाहिए था, दैट्स इट। मुझे उस ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं था। तो भाई जैसे कि आप पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था आपके इसमें? पेरेंट्स का फादर को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड, क्योंकि जैसे कि जब हम फैशन इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो फैमिली में थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या रीजन है। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि वो मैं इस चीज में जाऊं। एक्चुअली मेरी मदर, बट जितने मैंने देखा है मुस्लिम ज्यादा लोग हैं इसके अंदर। हाँ हैं, इंडस्ट्री के अंदर। बट मेरी मदर ने हमेशा यही बोला है कि अगर कोई भी काम कर रहे हो आप, तो अपनी ईमानदारी से करना, अपने ईमान को बचा के करना, और रियलिटी के साथ करना, किसी के साथ धोखा या फरेब मत करना। तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को लगता है कि हाँ, हमारा लड़का उस चीज पे अच्छा करेगा या कर रहा है। तो वो अब मुझे अप्रिशिएट करते हैं। माय फादर, माय सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, सबसे ज्यादा मेरा भाई जो मुझे सपोर्ट करता है। पहले ऑडिशन के पैसे उन्होंने ही मुझे दिए थे, और उस पेजेंट जो मैंने पेजेंट किया था उसकी जो फीस थी शायद 25,000 थी, तो वो मेरे भाई ने दे दी। पापा ने मना किया था कि नहीं, इनको नहीं देना पैसे। फिर भी मेरे भाई ने मुझे 25,000 दिए, और 10,000 मुझे और दिए कि आप इसका मतलब जो भी आपको एसेंशियल चीजें लेनी हो वो आप इससे ले सकते हैं। तो मेरे फादर हमेशा से ये चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। डॉक्टर मैंने मेडिकल के लिए भी प्रिपरेशन की, स्टडी की, आकाश में स्टडी की, बट मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। तो मैंने अपने फादर को बोला, पापा मैं नहीं कर सकता है, मुझे नहीं आती ये डॉक्टरी, मुझे नहीं कर सकता मैं। तो पापा ने बोला नहीं तू कर, क्योंकि मुझे चाहिए कि तू डॉक्टर बने। मैंने पापा को मना कर दिया था। मैंने, पापा मुझे सिंगर बनना है। मैंने ट्राई किया यहाँ पे। तो जैसे कि भाई हमने सुना था कि आपने सिंगिंग भी ट्राई करी। हाँ, मैंने सिंगिंग भी ट्राई करी थी। पहले मैंने सिंगिंग ट्राई करी थी 2016 में। मैंने ऑडिशन। तो इतना हर चीज में स्विच क्यों लिया आपने? मतलब मुझे आना ही इसमें था, मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड में आना था आपको। राइट। मुझे आना ही इसमें था। मुझे बहुत सारी डायरेक्शंस दिख रही थी, तो आपने जरिया चुना मॉडलिंग का। हाँ, मैंने जरिया चुना। मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा, मैंने जिम भी किया। लॉकडाउन में मैंने काफी सारी मेहनत करी। रोडीज के लिए भी, ऑडिशंस के लिए भी मैंने काफी मेहनत करी। रोडीज के लिए भी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं अभी वहीं पे रहते हैं, सिंगिंग भी रहते हैं। तो मैंने ऑडिशंस दिए थे 2016 में सारेगामा के, तो उसमें 3rd राउंड में मुझे निकाल दिया गया था। तो फिर मुझे लगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। फिर मैंने खुद भी प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन बट वो ग्रो नहीं हुआ। तब उसके बाद में जाके इससे मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए, फैशन इंडस्ट्री में आया मैंने। फिर उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया फैशन आर्ट का। वो कंप्लीट करने के बाद मैं आया इसलिए था एज अ मॉडल, मुझे देखना था हो क्या रहा है। जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, जब मैं मॉडल था ना, तो लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया था। बहुत सारे लोग जैसे कि कह सकते हैं कि काफी सारे लोग बोलते थे, फैशन डिजाइनर्स भी होते हैं। हाँ, होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बताइए हमारे पॉडकास्ट में। देखिए मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। मैं बहुत परेशान हुआ था कि मतलब कॉम्प्रोमाइज करो। तो मुझे नहीं करना था, मैं नहीं कर सकता था भाई, क्योंकि मेरे लिए मेरी रेस्पेक्ट और मेरा ईमान बहुत पहले नंबर पे आता है।
तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये फील्ड मैंने अपनी चॉइस से चुना था, फादर के अगेंस्ट जाके, मदर के अगेंस्ट जाके मैंने चुना था, तो बस मेरा एक भाई था जो मुझे सपोर्ट करता था। तो मैंने सोचा यार अगर मैंने ये फील्ड छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं जॉब भी नहीं कर सकता, मुझे करना ही है। सेम टू सेम भाई मेरा भी है, क्योंकि हाँ। मेरे को ना किसी की गुलामी करनी पसंद नहीं है। राइट राइट राइट। मेरे को हमें थोड़ा खुद का अपना एम्पायर, हम लोगों में क्या है ना, खड़ा खुद का एम्पायर खड़ा करना है, और वो भी अपने दम पे खड़ा करना है। बिल्कुल। पेरेंट्स से कोई सपोर्ट नहीं हाँ चाहिए, जी। पैसा नहीं चाहिए उनसे, कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम लोगों में ये होता है कि खुद ही अर्न करें और खुद ही अपना एक एम्पायर खड़ा करें। तो वही कोशिश मैं आज भी कर रहा हूँ। तो वहां और से फिर काफी बढ़िया कोशिश है भाई की, धीरे धीरे जा रहे हैं। हाँ, मैंने फिर अपनी जब फैशन मेरा कंप्लीट हो गया डिप्लोमा, तो फिर मैंने शूट्स वगैरह कराना स्टार्ट करे मॉडल्स के। मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में मॉडलिंग कैसे होती है, लोग कर क्या रहे हैं। जो स्टार्टिंग में मॉडल आता है ना, एक्चुअल में उसके पास प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। जब तक उसके पास उसके लुक्स नहीं होंगे तो आप आगे कैसे काम करोगे। तो वही चीज मैंने सोचा कि जो लोग भटके हुए हैं, जिनको पता नहीं है एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उनको पहले प्रोफाइल बनवाओ। तो मैंने उन लोगों की प्रोफाइल बनवाई और मैं उनसे सिर्फ उतना ही अमाउंट लेता था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कैमरामैन हायर कर रहा हूँ, स्टाइलिश हायर कर रहा हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हायर कर रहा हूँ, एक लोकेशन हायर कर रहा हूँ, तो उसके कुछ एक पर्टिकुलर चार्जेस होते हैं, वो मैं उनको बोलता था कि बहुत कम से कम जितना वो अफोर्ड कर सके। तो उसके बाद मैंने उनके शूट्स कराना स्टार्ट करे। तो कई सारे मॉडल्स, मतलब प्रोफाइल बनानी जरूरी होती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में? बिल्कुल जरूरी होती है। बिना प्रोफाइल के आप कैसे काम करोगे जब आपके पिक्चर्स आपके पास नहीं होंगे, तो आप क्लाइंट को क्या दोगे। जैसे मैं भी कभी कास्टिंग कर देता हूँ लोगों की, तो लोग कैसी फोटो भेज देते हैं, जैसे कभी खड़े हैं कभी बैठे हैं। राइट राइट। तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है जब कास्टिंग डायरेक्टर कोई कास्टिंग कर रहा है आपको, तो प्रॉपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए फिर तो। राइट राइट। चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो चाहे मॉडलिंग कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, उनके फोन के रेस्टोरेंट के पिक्चर्स हैं, स्ट्रीट के पिक्चर्स हैं, तो वो दे देते हैं, इट्स टोटली अनप्रोफेशनल। वो पिक्चर्स काम ही नहीं करेंगे। अगर ऐसे पिक्चर्स आप क्लाइंट को दोगे तो वो तो उसके पास भी पिक्चर्स हैं ऐसे, वो खुद भी मॉडल बन सकता है ना। तो इसलिए प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है आपके हर लुक्स में, एथनिक में, वेस्टर्न में, स्पोर्ट्स में। बॉडी अच्छी है तो बॉडी भी होनी चाहिए, और मेन चीज आपके पोलराइड्स होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज होगी तो आप आगे ऑडिशन में भी ट्राई कर पाओगे, कास्टिंग में भी ट्राई कर पाओगे, ब्रांड्स को अप्रोच कर पाओगे। तो ये एक राइट डायरेक्शन है कोई भी अगर स्टार्ट करता है अपना करियर। तो जैसे भाई आपने बताया आपने सिंगिंग भी कर रखी है, तो कुछ सुनाना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जब टैलेंट है तो सुनाने में क्या हर्ज है। कुछ सुना दो मेरे कुछ। तो मैं सुना देता हूँ आपको एक गाना, बड़ा ही अच्छा गाना है, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, वाओ। बिन तेरे ये लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है चाहते, तुझसे है राहते, तू है यहाँ मैं हूँ यहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा, वो जाने जा दोनों जा, मेरी बाहों में आ भूल जा, बेबी आई लव। इसमें ना थोड़ा सा लिरिक्स ऊपर नीचे हो गया, बस फ्लो बन गया। गूज़बम्स आ गए भाई की सिंगिंग देख के। मतलब बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो जी सच में काफी अच्छी सिंगिंग है आपकी तो। हाँ, कैमरे से हट के अगर बताओ तो बहुत ज्यादा मैंने, हाँ मतलब मुझे आपको आगे भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, मैंने ट्राई किया था, बट कंपटीशन इतना ज्यादा है ना अभी से, जो एक्टर है वो खुद सिंगिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, तो सिंगर्स की कहाँ वैल्यू है। सही कह रहे हो। तो वो जो ऑलरेडी उस लेवल पे हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं वो नहीं हटना चाहते, तो हम लोगों को कहाँ से जगह मिलेगी। तो वही मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी है, जो टॉप मॉडल सुपर मॉडल्स हैं ऊपर, तो वो जब तक वो रिप्लेस नहीं होंगे तो आपको कैसे जगह मिलेगी। कंपटीशन हर जगह है। मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि भाई ने भी सिंगिंग करी, तो भाई के 4 सॉन्ग्स अभी आने वाले हैं। हाँ, मेरे सॉन्ग्स हैं, तो वो अभी शूटिंग पे चल रहे हैं, वो होने वाले हैं जी। आपको जल्दी आने को दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे चैनल पे मिलेंगे आपके चैनल पे जाना, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा भाई के चैनल का। तो अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि इस इंडस्ट्री में है फैशन डिजाइनर्स, ठीक है? हाँ जी। तो ये कॉम्प्रोमाइज के लिए क्यों बोलते हैं, और कौन कौन बोलते हैं, उनका आपको नाम लेना है। एक्चुअली देखो, पर्सनली अगर टारगेट करें तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। मसला ही तो चाहिए पर्सनली अगर किसी को टारगेट करेंगे तो मसला हो जाएगा, लेकिन जो लोग आपसे कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहे हैं, जो भी हैं, चाहे वो फैशन डिजाइनर हो, स्टाइलर हो, या मॉडल हो, या कोई भी हो इस इंडस्ट्री में, कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको जंप लेके ऊपर जाना है या फिर सीख के ऊपर जाना है। सीख के। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके ऊपर जाओगे तो आगे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये कैसा बंदा है। और
अगर आप सीख के जाओगे धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप कितने भी गुड लुकिंग हो, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, 10 लोग रिजेक्ट करेंगे, बाद उसके बाद तो एक्सेप्ट करेंगे ना। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते हो, सेम फॉर गर्ल्स, अगर आप ब्यूटीफुल हो तो कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा जो सही बंदा होगा। जैसे मुझे अगर लगता है कि ये बंदा अगर कर सकता है तो मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करता हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली वीक हो। अगर वो कर डिजर्विंग है तो फाइनेंशियली अगर वीक भी है तब भी मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा हूँ, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में और इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करूंगा मैं भी। बिल्कुल। हाँ, तो यही चीज है कि अगर कोई आपको कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहा है तो प्लीज उस चीज को ना करें। और बट मैंने जहाँ तक देखा है कॉम्प्रोमाइज बॉयज के साथ ज्यादा होता है यहाँ पे। वो मैंने बताया ना, वो चीज डिपेंड करती है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है। कोई आपको जबरदस्ती कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं बोलेगा, जब आपका मन होगा तब आप उस बंदे के पास जाओगे, वरना कोई आपको जबरदस्ती खींच के नहीं आओ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब सामने वाला इंटरेस्टेड होता है तभी वो सामने वाला उसको क्लू देता है कि हाँ कॉम्प्रोमाइज करना है, दैट्स इट। और ये ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि हम एक जंप लगाएंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे और बहुत जल्दी हम अचीवमेंट हम हासिल कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अचीवमेंट हासिल कर भी रहे हो ना तो ऊपर से ही गिरोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप काम नहीं किया, आपने नीचे देखा ही नहीं क्या चल रहा है, आप डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए। ठीक है, फिर देखते हैं कि हम आ कहाँ गए, क्योंकि आपसे बेटर लोग खड़े हुए हैं वहां पे। फिर आपको रिजेक्शन वहां से मिलता है ना, फिर आपको बहुत बुरा लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। जब आप सीख के जा रहे हो ना तब आप गिरोगे ही नहीं, आप बैक स्टेप ले सकते हो एक, लेकिन आप गिरोगे नहीं। आप जब डायरेक्टली ऊपर जा रहे हो ना तो वहां से गिरना आपका निश्चित है। तो मेरा भी इसमें थोड़ा पॉइंट ये है कि जैसे कि लोग जब डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं वो जल्दी गिरते नीचे। हाँ जी, अगर आप थोड़ा स्ट्रगल करके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे क्या चल रहा है, कि लोग कैसे हैं, प्लस आपके कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं ना। हाँ, कॉन्टेंट लोग जान रहे हैं आपको। तो अगर आप कुछ मतलब अगर आप बैक स्टेप भी ले रहे हो तो पीछे आपको संभालने वाले हैं कि हाँ ये अच्छा करता है, लड़का अच्छा है, क्यों इसको पीछे ढकेल रहे हो, इसको आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो। और आपको कोई जानता ही नहीं है उस शेड्यूल में तो फिर आप क्या सीधे नीचे आने वाले हो। आपको सिर्फ वही बंदा जानता है जिसने आपको ऊपर पहुंचा दिया है, और वो जब धक्का देगा ना तो फिर आप नीचे आ जाओगे। फिर बोलोगे कि यार फैशन इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। स्टार्ट तो करो, अच्छे से स्टार्ट करो, दैट्स इट। तो अब बात करते हैं आपकी थोड़ी सी डिजाइनर लाइफ के बारे में। हाँ जी। तो आपने डिजाइनिंग का कहीं से कोर्स किया है, और मतलब डिजाइनिंग लाइन में आपका कौन इंस्पिरेशन है और आप इसमें क्यों है, मतलब मॉडलिंग से हटके जब आप गए थे? स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं काफी अच्छी ड्राइंग में काफी अच्छा था, तो मेरे काफी फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई तू क्यों नहीं करता है, मतलब फैशन में चला जा, उस तरीके से अच्छी तू डिजाइन बना पाएगा। ठीक है करते हैं। तो वो चीज को माइंड में रखते हुए मैंने फैशन का एक फैशन आर्ट करके एक डिप्लोमा मैंने किया था। तो मैंने वही बताया उस टाइम पे जब मैं फैशन कर रहा था। क्या था डिप्लोमा? अलीगढ़ से किया था। अलीगढ़ से? हाँ, जब मैं उस टाइम पे वो कर रहा था ना, मॉडलिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे चल रहा था, तो मैं वही चीजें देख रहा था करना कैसे है चीजों को, एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो वो चीजें मैंने कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे कपिल सर मिले। जब मैंने स्टार्ट किया तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था मुझे। तो मतलब जो भी जितने भी फैशन डिजाइनर हैं जो मेरे अगेंस्ट थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब जितनी मेरी औकात थी ना, मैं उतना लोगों को सपोर्ट कर पा रहा था, उतनी नॉलेज दे रहा था मैं लोगों को। तो उन लोगों को लगा ये कहाँ से आ गया। पहली बात तो ये स्ट्रेट बंदा है और सही भी दिखता है। भाई मैं नहीं बोलता कि मैं सही दिखता हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं सही दिखता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो सही कर रहा है। अब मैंने सही जब धीरे धीरे करना स्टार्ट किया तो मुझे सही बंदा मिल गया, वो थे कपिल गौरी। हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब एक बोलते हैं ना ऊपर वाला एक फरिश्ता भेज देता है किसी के लिए, तो वो एक फरिश्ता बन के ही आए मेरे लिए। उन्होंने जो मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। हर शो के बारे में 3 बार मिल चुका हूँ कपिल सर से। कभी मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो स्ट्रेंज है, कोई अनजान है। पहली बार में उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से, उनका नेचर बहुत अच्छा है, जितनी उनको नॉलेज है, जो वो सही डायरेक्शन दे सकते हैं वो देते हैं। जहां उनको लगता है कि कहीं गलत हो सकता है इसके साथ, तो वो कहते हैं यहाँ से बैक स्टेप ले लो। तो उन्होंने मुझे अच्छे शोज बताए, शायद ये करो ऐसे। मतलब ऑलरेडी वो भी फैशन डिजाइनर हैं ऑलरेडी, और फैशन स्टाइलिंग करते हैं और फैशन शो डायरेक्टर हैं, और काफी इंटरनेशनल शोज किए हुए हैं। तो मुझे कभी भी ऐसा डाउट होता है ना कि सर मुझे ये कलेक्शन बनाना है, इसमें मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो वो मुझे कभी कोई आइडिया देते हैं कि ये फैब्रिक लिनन यूज करो या फिर मेटालिक फैब्रिक यूज करो। तो वो काफी मुझे आइडियाज देते हैं कि ये शायद ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लोगों से सीखता हूँ। जो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं ना, मनीष मल्होत्रा हो गए, तरुण तिलियानी, मतलब ये जो बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं ना, इनकी थोड़ी चीजें मैं लेता हूँ और कहीं ना कहीं कुछ अपने आप में क्रिएटिव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीज थी, तो मैंने वहां से फिर वो आपका चीज दिखता भी है। हाँ, मैं एक्चुअली सच बताऊं, मैं जब भी कभी शो देखने जाता हूँ भाई का कॉन्सेप्ट जरूर देखता हूँ। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है मैं करने की कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा कर लूँ चेंज। और जब मैंने अपने लाइफ का पहला मतलब कलेक्शन रेडी कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम क्या हुआ,
मैं फादर के साथ था। मेरे फादर के 2 बिजनेस हैं, एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और मतलब हमारे ट्रक्स वगैरह हैं, और बनी रही। अरे नहीं है इतनी फैमिली से नहीं, ठीक है, एवरेज है, चला रहे हैं अपना सब कुछ। तो मेरे फादर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और मेरे ब्रदर हैं वो मतलब बीटेक किया हुआ है उन्होंने। Okay. और वो भी बीटेक करने के बाद वो पापा मेरे अकेले थे, तो इस वजह से उन्होंने बिजनेस में पापा का साथ दिया। तो मेरे जो ब्रदर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, जो बैटरीज वगैरह होती है ना, हाँ, तो वो उनका बिजनेस करते हैं वो। तो एक्चुअली क्या हुआ था, हमारा शॉप शिफ्ट हो रही थी, तो उस टाइम पे ईद रमजान चल रहे थे और मुझे अपना कलेक्शन बनाना था क्योंकि नेक्स्ट मंथ शो था, और शो था DRW, हाँ, दिल्ली रनवे वीक। जब मैं पहली बार कपिल सर के साथ काम करने वाला था, तो मुझे ये लगा कि मैं जो अपना कलेक्शन बना रहा हूँ कहीं ना कहीं लोगों को इम्प्रेस कर सकूं उस कलेक्शन से। पहला शो दिल्ली टाइम्स किया था? नहीं, कपिल सर के साथ। अच्छा, कपिल सर के साथ? हाँ, कपिल सर के साथ मैं पहला शो कर रहा था, वो दिल्ली रनवे वीक, जो अजीज जी का शो है, जो लक्ष्मी स्टूडियो में होता है नोएडा में। समझ गया। तो मैंने वो पहला शो किया था कपिल सर के साथ। तो एक्चुअली जब हम शॉप शिफ्ट कर रहे थे तो एक कील थी, हाँ जी, नुकीली, वो शॉप के बाहर पड़ी हुई थी, वो मेरे पैर में चली गई और मेरे पैर से इतना ब्लड निकला ना, लिटरली मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुझे बाइक चलानी नहीं आती, हाँ, मुझे गाड़ी भी चलाना नहीं आती। तो मैंने फैब्रिक खरीदा, मतलब मार्केट, मेरे घर से मार्केट मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे है। वो 50 मीटर चलने के लिए ना मुझे 20 मिनट लगते थे, 15 से 20 मिनट। और वो मैं मतलब बैंडेज करके उसको तब मतलब एक पैर से जाता था मैं, वो मुझे याद है अच्छे से। और वो मैंने कलेक्शन 1 हफ्ते मैंने ऐसे इधर उधर भागा दौड़ी करी, वो मैंने कलेक्शन रेडी करा, तो तब जाके मैंने वो कलेक्शन रेडी किया। वो उस चीज को नहीं भूल सकता कि उस टाइम पे मैंने अपने आप को कैसे किया था, क्योंकि कोई था नहीं, अकेला था, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था कि हाँ मैं बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उस लेवल पे लाया मैं कि हाँ ठीक है, एवरेज था, मैं ये नहीं बोलूंगा वाव था, मेरा एवरेज था, लोगों ने अप्रिशिएट किया। और उसी शो में आई थिंक सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी उस टाइम पे। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने उसका गाना लगाया और उसको ट्रिब्यूट किया। हाँ, 295 जो गाना लगाया मैंने, उसको ट्रिब्यूट किया। वहां से लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार किया उसको, उस जगह से। तो वहां से मेरी जो एक जर्नी को बूस्ट अप मिल गया, क्योंकि मुझे 2 चीजें मिली, एक तो लोगों का अप्रिशिएशन मिला और दूसरा मुझे कपिल गौरी जैसा इंसान मिला। कपिल सर, हाँ, हेड्स ऑफ इंसान को। हाँ जी। और जैसे कि भाई मॉडल्स तो पता है लोग कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए कि क्या वे होना चाहिए कि मॉडल को मतलब स्टार्ट कैसे करें, मॉडलिंग स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, और आपके साथ कैसे स्टार्ट करें, मतलब अगर आपके साथ ज्वाइन अगर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं मॉडलिंग को लेके, तो सबसे पहले ना अपने आप को तैयार करो, अपने आप को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को तैयार करो, अपने लुक्स को तैयार करो। अगर आपको नहीं पता है तो किसी एक मॉडल से पूछ सकते हो, स्टाइलिस्ट से पूछ सकते हो आने से पहले। वो आपको एक राइट, अगर वो सही बंदा है तो आपको एक राइट गाइडेंस देगा वो, कि आप अपनी बॉडी पे काम करो, बॉडी बनाओ, लीन बॉडी बनाओ, और लुक्स के ऊपर काम करो, अपनी स्किन के ऊपर काम करो, हेयर स्टाइल के ऊपर काम करो, अपने वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर काम करो, कैसे कैसे बात करते हैं लोगों से, आपके बॉडी पोस्चर के बारे में बात करो, कैसे ठीक करना है, कैसे बात करना है, लोगों के साथ बैठ रहे हो, क्योंकि आप जब लोगों से मिलोगे ना तो वो आपसे भी बहुत हाई हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका जो बात करने का लहजा जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, तो ताकि वो लोग इम्प्रेस हों, क्योंकि इम्प्रेशन भी क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है लोगों के सामने, तो उससे भी आपको काम मिलता है, बात करने का तरीके से भी आपको काम मिलता है, तो वो सामने से वाला ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ ये कैसा बंदा है। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, बॉडी तैयार करो, पोजिंग पे काम करो। जब कैमरामैन आपको बोले ना क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप रुकना नहीं है, वो आप पोजेस चेंज करना है। और हर गारमेंट्स के अलग पोजेस होते हैं, एथनिक के अलग होंगे, वेस्टर्न के अलग होंगे, कैजुअल के अलग होंगे, स्पोर्ट्स के अलग होंगे। तो ये सारी चीजें तैयार करके ना फिर आप अपना एक प्रोफाइल निकलवाओ। और हाइट कितनी मैटर करती है? हाइट अभी तो मैं देखूं ना, अभी तो कुछ भी चल रहा है। हाँ, अभी तो कुछ भी। जैसे मैं अभी आपको भाई एक चीज बताऊं, सॉरी आई इंटरप्ट यू, बट जैसे मैं टीवी शो में गया था तो मेरे को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ही जीतूंगा, ऐसा था, क्योंकि मेरे टक्कर कोई था नहीं। तो हाँ जी, हाँ जी। कुछ भी ले रखा था उन लोगों ने कि छोटे हाइट के, बड़े हाइट के, मतलब कुछ भी ले रखा था। मैं थोड़ा सा मतलब सही लग रहा था उस टाइम पे, फिट था, बट तब भी उन्होंने मेरे को निकाल दिया बिकॉज कि मैं ब्राउन शूज नहीं लेके गया था, ब्लैक लेके गया था, पूरी ब्राउन का थीम था। तो उन्होंने मेरे को उस वजह से निकाल दिया था। बाकी विनर तो मैं ही था, सारे जजेस ने बोला था कि तू ही विनर है, बट अमित को विनर बना दिया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उस पे पूरा सेटअप था। तो ये कोई एक निकालने की वजह नहीं, वजह ही बिल्कुल भी खराब थी, शायद से वो हो गया, फिक्सिंग हो गया उसमें भी टीवी शो में। तो कोई ना कोई वजह होगी, ये कोई वजह नहीं है किसी को निकालने की। सॉरी, फिर मैं उन शो को नहीं जानता और उन शो के लोगों को नहीं जानता, तो मैं कोई कमेंट भी नहीं कर सकता जी। तो
भाई जैसे कि अगर मेरे को खुद को मैं खुद को डिजाइनर बनना हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? आप कोई भी जैसे कि कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट लो जहाँ से आप एक फैशन डिजाइनिंग कर सको। जैसे मतलब डिजाइनर के लिए डिग्री मैटर करती है? डिजाइनर के लिए डिग्री मैटर भी करती है और नहीं भी करती है। अगर आप क्रिएटिव हो ना, अगर आपको लगता है कि मैं अपने खुद, बहुत सारे फैशन इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स ऐसे हैं जो स्कूल नहीं गए, हाँ, जिन्होंने डिग्री नहीं ली है, इनफैक्ट वो इतना अच्छा कर रहे हैं। आज ही मैंने कुछ देखा, मतलब आज ही मैं एक जब रील स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पास एक रील आई, तो इंटरनेशनल कुछ फैशन डिजाइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से ही खुद से डिजाइनिंग स्टार्ट की और आज उनके ब्रांड्स इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो मैटर नहीं करता, लेकिन सीखना जरूरी है। इंस्टीट्यूट जो बने हुए हैं वो सिखाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, थोड़ा बहुत क्रिएटिव कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उसको शोकेस करिए। इफ अगर लोगों ने अगर आपकी क्रिएटिविटी को मतलब पसंद किया तो शायद हो सकता है कि आप चल जाओ। तो भाई जैसे बताइए, नैन्सी त्यागी का भी मतलब जो इतने फेमस वो हुई है, तो किस बेसिस पर इतना फेमस हुई है वो? मतलब आई थिंक अपने टैलेंट की वजह से हुई है या जो वो कैनन में गई है उसकी वजह से हुई है? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो अपना गारमेंट्स बनाया है, उसने शायद, मुझे ये जहां तक मैंने उसका देखा है, तो उसने 1000 मीटर नेट का यूज किया है। ओके, जहां तक मुझे आइडिया है, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, 1000 मीटर नेट का यूज किया और उसने एक लॉन्ग गाउन बनाया है शायद। लेकिन उसका ना कहीं उसकी वो रेड कारपेट पे गई है शायद, इसलिए नहीं गई है कि वो बहुत अच्छी दिखती है, वो इसलिए गई है क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। उसने जो बनाया है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद आप देख लो, आप एक के बाद एक उसकी रील वायरल हो रही है, क्यों? वो और क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अप्रिशिएट मिल गया ना उसको। लोगों ने उसमें अवनीत कौर भी गई थी और ये भी गई थी, सबसे ज्यादा लाइमलाइट इस पे था। वो इसलिए ना क्योंकि इसने क्रिएटिव करा, क्योंकि इसके अंदर टैलेंट है। वो तो सेलिब्रिटी है, वो तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज गए हैं, उनको वो क्यों नहीं आए? वो ये इसलिए आए क्योंकि इसके अंदर टैलेंट था। इसने दिखाया कि हाँ, मैं कैसे क्रिएटिव कर सकती हूँ। और उसके बाद उसकी एक भी रील देखो, एक एक रील उसकी वायरल हो रही है, वो और क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जो टैलेंट है ना वो छुपता नहीं है, वो दिख जाता है, चाहे वो रेड कारपेट हो, चाहे कोई फैशन शो हो। जहां लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया, आप यहाँ से यहाँ जाओगे। वो अब पॉडकास्ट करती ही जा रही है, जैसे मैंने देखा वो करेगी क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और वो वायरल ही इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो डिफरेंट है बिल्कुल। मैंने उसको रीच आउट करने की कोशिश किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया क्योंकि इसकी टीम बन चुकी है। क्योंकि लोग थोड़ा फेमस होता है तो उसकी टीम अपना बन जाती है। पहले टीम से बात करनी पड़ेगी, फिर उसको हायर करोगे आप। तो मैं बोल दूं, अगर उसकी टीम देख रही है, बोलते हैं ना रातों रात किसी की किस्मत पलट जाना, वो है उसका। लेकिन वो मेहनत कब से करे? लोगों को लग रहा है उसकी रातों रात किस्मत पलट गई, लेकिन कब से मेहनत कर। लोग ये भी देख रहे हैं कि वो पैसे दे गई, चलो मानो पैसे भी दे गई। अगर किसी अगर मैं सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, कोई अगर कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना आपको, वो कहता है ना ऊपर वाला एक मौका सबको देता है, वो अगर थोड़ा दे के अगर आपको वो मौका मिल रहा है ना तो छोड़ो मत। बिल्कुल, वो बेवकूफी है जो ये लोग बोलते हैं कि नहीं अपना टाइम आएगा। भाई टाइम नहीं आता, लाना पड़ता है, यही टाइम है। थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट करके आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना जो आपको 10 साल बाद मिलेगी आपके टैलेंट की बेसिस पे, तो ले लो जी, ले लो, क्योंकि टाइम नहीं है। बिल्कुल, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो वही है, जैसे कि सब चीज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, चाहे आप इंजीनियरिंग भी करोगे उसमें भी होगा, डॉक्टर भी करोगे तो सब में इन्वेस्ट जाओगे, पढ़ाने के लिए पैसा लगता है, हर चीज में पैसा लगता है। तो आप ये चीज भूल जाओ कि नहीं भाई मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं दूंगा, मैं अपने टैलेंट पे, टैलेंट चल रहा है। लेकिन आज का जो दौर है ना वो टैलेंट को कम पूछ रहा है, गांधी जी को ज्यादा पूछ रहा है। गांधी जी को, अब गांधी जी से एक चीज याद आई है, जैसे कि जो एवरेज जो मॉडल है वो कितना कमा लेता है मंथ का? वो डिपेंड करता है उसके कॉम स्किल्स के ऊपर, उसकी एक्टिविटी के ऊपर, उसके कॉन्टेक्ट्स के ऊपर। अगर मैं एक मॉडल हूँ और मैं कहीं भी शो में जा रहा हूँ, अप्रोच वो बता दो प्राइस थोड़ा सा कि ये नहीं बता सकते, नहीं बता सकते क्योंकि लो बढ़ता रहता है। हर किसी का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ एग्जांपल देके, मैं बहुत हैंडसम हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। जब तक मैं आपसे कांटेक्ट ही नहीं करूंगा तो आप मुझे हायर कैसे करोगे? ठीक है, मैं पूरे दिन मतलब फ्री बैठा हुआ, मैं किसी से कॉल नहीं कर रहा, कांटेक्ट नहीं कर रहा, ब्रांड को अप्रोच नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मुझे क्या काम मिलेगा? कुछ नहीं। तो मुझे लोगों पे अप्रोच करना पहले बहुत जरूरी है। जब तक मैं लोगों पे अप्रोच नहीं करूंगा तब तक मुझे कोई नहीं पूछेगा। अगर आप स्टार्टिंग मॉडल की बात कर रहे हो, कोई अच्छा स्मार्ट मॉडल है जो अच्छे से लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है खुद से, तो एक मॉडल को मिनिमम 5000 से स्टार्टअप मिल जाता है, 5000 से स्टार्टअप मिल जाता है पर डे का। पर डे का? हाँ, पर डे का बता रहे हैं स्टार्टिंग से। अगर आप एक अच्छे मॉडल बन गए, टॉप मॉडल भी बन गए, तो आपको 20,000 पर डे का, अगर आपको मंथ में अगर 10 शूट्स भी मिल रहे हैं ना, तो आप 20,000 25,000 पर डे का चार्ज कर सकते हो। अगर एक आप टॉप मॉडल बन जाते हो तो। अगर आप एक सुपर मॉडल हो तो आप कर सकते हो 45,000 40,000 60,000 तक जाके। हाँ जी। तो इस इंडस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट मॉडल कौन है अभी?
मेरा अगर फेवरेट मॉडल की बात करूं और एक डिसेंट मॉडल की बात करूं मैं, तो 2-3 है। अभी रिसेंटली मैंने काम किया है पार्थ दत्ता। बहुत बढ़िया इंसान है वो, बहुत बढ़िया, वो डाउन टू अर्थ बंदा है। उससे नॉलेज लोगे वो सबको नॉलेज देगा। उन लोगों को लगता है कि सुपर मॉडल बहुत ज्यादा थोड़े एटीट्यूड वाले होते हैं। नहीं यार, साउद खान रैम का किंग है भाई वो तो। हाँ, तो भाई उनसे भी मेरी काफी अच्छी बात होती है, भाई वाले टाइम से उनसे भी। तो मतलब ये लोग हैं ना, मतलब डाउन टू अर्थ लोग हैं। इनसे अगर आप पूछोगे ना, एडवाइस लोगे ना, ये एडवाइस अच्छी देंगे तुम्हें। जी बिल्कुल, ये तुम्हें गुमराह नहीं करेंगे, ये सही सही चीजें बताएंगे। अगर कुछ लोगों में ये भी मिथ है कि हम लैक्मे कर लें, लैक्मे कर लें, हमें कैसे भी लैक्मे करना है, काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार। क्यों लैक्मे के पीछे पड़े हो? क्योंकि आपकी हाइट नहीं है ना उतनी। अगर आप 6 फीट वाले भी लैक्मे में नहीं जा पा रहे हैं, कितने भी कांटेक्ट कर रहे हो, क्या पूल में चले जाओगे, एक वॉक कर लोगे, क्या कर लोगे? एक वॉक करने के बाद भी, 2-2 3-3 वॉक करने के बाद भी मेरी एजेंसी पे मैसेज डालते हैं लोग, सर हमें काम दे दो। बिल्कुल डालते हैं। तो वो एक माइंड का मेथड निकाल दो। मैं यहाँ पे इस ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आप एक वॉक लैक्मे में करके आप बहुत बड़े सुपर मॉडल बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ना नीचे से स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे आपको पैसा जो मिलने वाला है ना, वो सिर्फ कमर्शियल से मिलने वाला है। रनवे से बहुत कम पैसा मिलता है, कमर्शियल से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखो। और ऐसा कोई भी माइंड में मिथ मत रखो कि हमने जब तक लैक्मे नहीं करा तब तक हम एक सुपर मॉडल टॉप मॉडल नहीं बने। आप पैसा कमाने आए हो इंडस्ट्री में, तो आप कमर्शियल से कमाओ चाहे रनवे से कमाओ, दैट्स इट, वो मैटर नहीं करता। तो यही मैं कहना चाहूंगा। तो ये दो मेरे एक अच्छे मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। रिसेंटली मैंने काम भी किया, एक फीमेल सुपर मॉडल थी मेरी जो जयपुर टाइम्स में थी, दीप्ति गुजराल, आप जानते होंगे शायद, वो सब सारे लोग जानते हैं। तो वो शो स्टॉपर थी और उनका भी नेचर बहुत ही प्यारा नेचर है। एक मॉडल की और मैं बात करना चाहूंगा, शायद आप जानते होंगे उनको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जतिन जतिन खैरबट के साथ भी काम किया है, वो भी शो स्टॉपर थे मेरे वन डे फैशन वीक में। बट जतिन सर के साथ तो आपको थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने सुना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब लोगों ने बोला था मुझसे, तो उन्होंने बोला था, हाँ जी, किन्होंने बोला था, अभिषेक सर ने, कि शाहिद भाई आगे आ गए थे, उनको पीछे कर दिया था। अभिषेक सर ने? अभिषेक बसिस्ट भाई, मैं नहीं जानता। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे तो। मैं तो आज तक उनसे बात भी नहीं करी। और जतिन खैरवत की अगर बात कर रहे हो, भाई बहुत प्यारा बंदा है वो, सीरियसली बहुत प्यारा बंदा है। उससे भी अगर तुम एडवाइस लोगे तो वो अच्छी एडवाइस करेगा भाई। मुझसे तो खैर, सॉरी मैंने बंदा बोल दिया, मुझसे तो खैर बहुत बड़े हैं वो, तो मैं रेस्पेक्ट से ही बात करूंगा। वो बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं। मैं उनसे 2 बार मिला पर्सनली, हाय हेलो हुआ उनसे, कपिल सर के थ्रू भी मिला मैं उनसे। तो मैंने उनको बताया भी, मैंने कि मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी है और मैं ऐसे ऐसे लोगों को सही डायरेक्शन देने का काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला शायद बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग इंडस्ट्री में जो ऐसा काम कर रहे हैं, आप अच्छे करो और लोगों को अप्रिशिएट करो। तो मैंने कहा मैं यही करूँ। अपने इंस्टा पे थोड़ा सा वो नॉलेज देते रहते हैं मॉडल्स को। हाँ, तो वो सही नॉलेज दे रहा है। बट जो डिजाइन में देखे उनके कमेंट्स में डिजाइनर आते हैं, वो कहते हैं तू हमारा काम खा रहा है, तू ये कर रहा है। मैंने आज तक कमेंट नहीं करा। नहीं मतलब मैं पढ़ता हूँ लोग, हाँ, और डिजाइनर्स के, मैंने आज तक कमेंट नहीं किया। और कहीं ना कहीं मैं कोशिश यही करता हूँ कि लोगों को सही चीजें बता दूं। जो लोग तो बहुत बड़े हुए हैं, सुपर मॉडल है, हाँ, मैं कमेंट भी करता हूँ ना, तो रिप्लाई करते हैं। ये जो लोग माइंड में मिथ लेके बैठे हुए हैं कि शायद को पीछे कर दिया या फिर आगे कर दिया, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे आगे कर रहा है कौन पीछे कर रहा है। मुझे अपने काम से मतलब है और मैं काम बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ अपना, और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी से ना कोई जलन है, क्योंकि मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, दैट्स इट। बाकी जो है अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं, दैट्स इट, मुझे किसी से कोई मतलब। तो भाई आपने अपनी मॉडलिंग एजेंसी कैसे ओपन करी और उसका नाम स्काई हाई क्यों रखा? मॉडलिंग एजेंसी ओपन करने का एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा। मैंने आपको बताया ना, जब मैं एक मॉडल था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जो चीजें मुझे फेस करनी पड़ी, वो डिप्रेशन फेस करना पड़ा मुझे, और काम ना मिलना, लोग गलत बातें करना। तो मैंने देखा ये स्टार्टिंग में सबके साथ ही होता है। वो चीज मैंने माइंड सेट किया कि मैं एक मॉडलिंग एजेंसी इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि जो चीज मैंने फेस करी है ना, मैं कुछ चीजें डिजर्व करता था, बट वो कॉम्प्रोमाइज, वो पैसा, वो सारी चीजें नहीं हो पाई उस टाइम पे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें छूट गई। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो टैलेंट है, जो नए बच्चे आ रहे हैं या फिर नए मॉडल्स आ रहे हैं, उनको वो चीज ना मिले जो मुझे नहीं मिली। तो मैंने वो जो मॉडलिंग एजेंसी ओपन करी, वो इसीलिए ओपन करी कि मैं कहीं ना कहीं लोगों को एक नया फेस बनूं और एक लोगों को सपोर्ट करूं अपनी मॉडलिंग एजेंसी के थ्रू, कि मैं काम दे पाऊँ, ब्रांड से बात करूँ, ब्रांड्स को अप्रोच करूँ। तो मैं वो कर रहा हूँ, ब्रांड्स को अप्रोच कर रहा हूँ, ब्रांड्स से मॉडल्स को काम दिलवा रहा हूँ जो डिजर्विंग है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। लोगों को ना ये लगता है कि मॉडलिंग में आ गए, लड़की पटाई घुमाई, ये है मॉडलिंग। मॉडलिंग बहुत हार्ड है।
मत इसको ना हल्के में मत लो, बहुत हार्ड है। अपने ऊपर काम करना ना और अपना माइंड सेट रखना 24 घंटे, बहुत वो बोलते हैं ना, बहुत टेढ़ी खीर है ये, मजाक नहीं है। तो एक मॉडल बनना अपने आप में और मेंटेन करके रखना बहुत हार्ड है, और इसको ना कभी भी हल्के में मत लो। और मॉडलिंग में आने के लिए कभी भी ये माइंडसेट मत रखो कि हम लड़कियां पटाएंगे या फिर हम लड़के पटाएंगे, ये चीज भूल जाओ। जिस दिन ये करना स्टार्ट कर दिया ना तुम लोगों ने, बर्बाद हो। पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, फैमिली से जाओगे और लड़की से भी जाओगे, और तुम लड़की, और जो लड़कियां हैं वो लड़के से भी जाएंगी। बट ऐसा, अब चलो आप लड़की पाए हो तो मतलब कि आपका कोई पास्ट है क्या इस इंडस्ट्री में जो आप मतलब पास्ट वास्ट को तो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, अच्छा, लेकिन okay. हाँ एक एडवाइस जरूर करना चाहूंगा लोगों को, मतलब पास्ट रहा है भाई का, अगर आप कुछ कह नहीं सकते, श्योरिटी नहीं है। तो एक, लेकिन एक उर्दू का एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हिदायत। हिदायत का मतलब होता है मतलब किसी को एडवाइस देना। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप कुछ ऐसे लफड़े में पड़ रहे हो ना, लड़की वाले या फिर लड़कियां लड़के वाले में फंस रही हैं, तो इन सब चीजों को ना साइड से रख दो। बट मेरे को एक चीज थोड़ा सा इसमें है कि लफड़ा अलग होता है और प्यार अलग होता है। लफड़ा अलग होता है, प्यार अलग होता है, ऐसा लग रहा है क्या आप ही तुड़वा के बैठे हुए हो? नहीं, तो कहा लफड़ा अलग है। देखो प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब एक टाइम पास है, ठीक है? ये टाइम पास है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका ना टाइम वेस्ट कर देगा। आप मतलब डिप्रेशन में आ जाओगे, मतलब पैसा गया, फैमिली से गए, फ्रेंड्स से गए, एम से गए, गोल गया तुम्हारा, और माइंडसेट गया तुम्हारा, और पैसा गया तुम्हारा, तो ये सारी चीजें चली जाएंगी और बाद में देखोगे ये क्या हुआ, और एक जगह एक दिन खड़े हो गए बिल्डिंग के टॉप पे। तो अधिकतर लड़कों के साथ ही होता है। हाँ, तो इसलिए मेरी हमेशा राय यही रहेगी कि चाहे वो पर्सनल राय, हाँ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है? ट्रस्ट किसी पे मत करो, भरोसा किसी पे मत करो, क्योंकि आज का जो टाइम है ना वो भरोसे वाला है ही नहीं, ठीक है? कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, नहीं नहीं, सब फेक है भाई। सारे सब लोगों को अपना काम निकालना है। एट द एंड आपसे किसी को मतलब होगा तो अपना मतलब निकालेगा या फिर निकालेगी, ठीक है? तो इस चीज को साइड में रख के ना अपने करियर पे फोकस करो, अपनी फैमिली को देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो, अपने गुरु को देखो और चीजें सीखो और आगे बढ़ो। तो जब आप खुद को डेवलप करोगे ना, तो ये दुनिया खुद ही पीछे आ जाएगी। किसी के पीछे मत भागो, ये लोग एक ना एक दिन आपके पीछे जरूर आएंगे। आप अपनी अचीवमेंट तो अचीव करो। आपके पास जब पैसा होगा, गाड़ी होगी ना, दुनिया आती है। बस यही बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर फोकस करो और गांधी जी का साथ रखो। That's it. जय गांधी जी। पसंद कर दिया आपने तो मुझे। कोई बात नहीं, ये फैक्ट है भाई, मैं जो बोल रहा हूँ बना के नहीं बोल रहा, जो रियलिटी है वही बोल रहा हूँ। तो पास्ट भाई का था, ये भाई ने इनडायरेक्टली बता दिया। कोई पास्ट नहीं था, भाई ने इनडायरेक्टली बता दिया। बस एक एडवाइस दे रहा है लोगों को देखते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यार, डिप्रेशन में जाते हुए देखा है लोगों को, फैशन इंडस्ट्री से हटते हुए देखा है लोगों को, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को संभाला भी है। तो मैं ये नहीं चाहता कि कल को जो लोग ये सोच के बैठे हुए ना हमारी वाली बिल्कुल अलग है, हमारा वाला बिल्कुल अलग है, कोई अलग नहीं है भाई। काम करो, पैसा कमाओ, दैट्स इट। कोई किसी का नहीं है। फैमिली है तुम्हारी, तुम मर भी जाओगे ना तो तुम्हारी फैमिली उठाने आएगी, तुम्हारे दोस्त उठाने आएंगे, बाकी तीसरा कोई नहीं आएगा उठाने के लिए। तो इसलिए काम करो और नाम करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सही हकीकत। तो भाई आप बताओ कि स्काई हाई नाम की पड़ा आपकी? स्काई हाई वो नाम था, वो इसलिए था, एक मैं आसिम रियाज का बहुत बड़ा फैन था बिग बॉस में, तो मैंने उसका मतलब पूरी स्टोरी देखी थी। एक ब्रॉडकास्ट था, आपकी तरह एक बंदा ब्रॉडकास्ट करता है, हाँ पॉडकास्ट करता है, सॉरी सिद्धार्थ, आई डोंट नो, उसका नाम सिद्धार्थ है। व्हाइट शर्ट पहन के जो बैठा था, वो मैंने देखा था, उसका पूरा देखा था। मतलब उसकी जो जर्नी है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुझसे रिलेट करती है। तो वहां से मैंने जो उसका एक गाना आया था स्काई हाई, बिग बॉस से निकलने के बाद, तो वहां से मैंने उसका नाम लिया था स्काई हाई। तो वो मैंने नाम उठाया और वो एक ही सडन, मुश्किल से 1 घंटे का टाइम था मेरे पास, मुझे नेक्स्ट डे मेरा शो था और मुझे एक लोगो लॉन्च करना था अपना। तो मैंने वहां से तुरंत, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है अनसब, तो वो मतलब लोगो वगैरह बना लेता है और वो मतलब वेबसाइट वगैरह बना लेता है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि शाहिद हम इसका नाम स्काई हाई रख तो रहे हैं, हम इसका लोगो बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, डेफिनेटली बना सकते हैं। तो वहां से मैंने आसिम रियाज का गाना और वो लोगो आना, फिर नेक्स्ट डे शो में चलाना, तो वो वहां से मुझे पूरी सारा कॉन्सेप्ट वहां से मिला। और मेरी थीम भी यही थी कि जैसी उसकी सोच थी ना लोगों को अप्रिशिएट करना और बढ़ाना, तो मेरी भी वही सोच थी कि रियलिटी को बढ़ाना आगे, रियल लोगों को बढ़ाना आगे। तो भाई आप आसिम के बारे में मतलब पर्सनली भी आप मिल चुके हो उनसे? हाँ जी, तो पर्सनल में कैसा है मतलब पर्सनल? बहुत
इंट्रोवर्ट है वो, मतलब Introvert है? बहुत कम बोलता है वो। ओके और आई थिंक जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं किसी के बारे में किसी को जज करने वाला कोई नहीं होता, जी। बट थोड़ा बहुत जो भी मैंने देखा मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं पर्सनली दुश्मनी है उसको लड़कियों से। लड़कियों से? अच्छा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता बंदा, वो किसी से बात नहीं करता। एक्चुअल में जब वो अभी रिसेंटली देहरादून शो में आया था, तो मैं उससे पहली बार मिलने वाला था। तो मैं रिसेप्शन पे, मुझे जब मैं पहले दिन शो किया, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, लिटरली शो करके बिल्कुल मजा नहीं आया। बट मैं नेक्स्ट डे, मुझे जब मॉर्निंग में पैकिंग कर रहा था, मैं निकलने वाला था देहरादून से, मैंने वीडियो वाइड देखा, मैंने कहा आसिम रियाज आ रहा है। मैंने कहा अब तो कोई वो ही नहीं है, बजा अब तो बजा, मतलब एक बजा वही रुकने के लिए कि हाँ यहाँ रुकना चाहिए, आसिम आ रहा है। तो मैं रुका, फिर उसके बाद 2 बजे मैं रिसेप्शन पे बैठा, 2 PM से रिसेप्शन पे बैठा हुआ, आ रहा है। रात के 11 बज गए, तेरी भूख लगने लगी मुझे बहुत तेज। मेरे साथ अर्चित था, ही इज माय लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई है वो। तो वो था, मैंने उसको बोला, मैंने यार भूख लग रही है बहुत तेज, चल बाहर चलते कुछ खाने के लिए। मैं मतलब रिसेप्शन के गेट से बाहर निकला था, उसकी गाड़ी आ गई। गाड़ी थी शायद मर्सिडीज थी। मुझे लगा, मैंने कहा यार कोई बड़ा बंदा आया होगा, देख, मैंने इसमें 2 मिनट खड़े होकर देख लेते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, मैंने कहा नहीं साला, पहला फोटो तो मैं ही लूंगा इसके साथ। मैंने कहा पहला पिक्चर मैं ही लूंगा। मैं आसिम के पास गया, मैंने सलाम किया उसको, क्या सलाम वालेकुम, उसने सलाम का जवाब दिया मेरे। मैंने हाय बोला उसको, लेकिन उसने हाथ नहीं निकाला। नहीं। फिर मैंने दोबारा बोला हाय, तो उसने बोला हाय ब्रो, हाउ आर यू। ये शायद मुझे ऐसा लगा कि उसने सुना नहीं, या फिर हो सकता है कि जानबूझ के नहीं निकाला हो, तो इस पर मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। तो मतलब बहुत शांत बंदा है वो, बहुत शांत। कुछ ऐसा लगता है खो गया है उसका, शायद हिमांशी खुराना, हो सकता है, लेकिन हाँ बहुत शांत बंदा है वो, और इंट्रोवर्ट है, कुछ नहीं बोलता वो, बहुत कम बोलता है, शायद जरूरत पे ही बोलता होगा। हाँ, तो जितना मैंने नोटिस किया वो यही था। नहीं, मेरे को तो बढ़िया बंदा है एकदम। हाँ, अगर अपने गोल को लेकर बिग बॉस में जैसे 13 में आया था, ये तो सिद्धार्थ भाई, हाँ जी, एंड आसिम, इन दोनों को ही सपोर्ट किया था मैंने। बस तो वो बिग बॉस उन लोगों की वजह से ही चला था, उसका हर एक कैरेक्टर बढ़िया था। बिल्कुल। तो भाई आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा है? अगला प्रोजेक्ट मेरा GICW करने का मन है। GICW? हाँ, वो करूंगा मैं, GICW। अभी आज भी मेरी मीटिंग थी, तो उसी की वजह से आपने बुलाया, तो फिर मुझे वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह हम GICW करेंगे। और देन GICW करने के बाद मैंने कुछ मेल भेजे हैं मैंने अप्रूवल के लिए, FDCI को और लैक्मे को। अगर इंशाल्लाह वहां से कंफर्मेशन आ गई तो हम आपको बहुत जल्दी लैक्मे में भी दिख जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले साथ देगा जी। तो मैं भी दिखूंगा भाई के साथ आने वाले शोज में, इंशाल्लाह जरूर। तो जैसे भाई आप 3 चीज करते हो, मतलब एक तो चलो आपने छोड़ दी मॉडलिंग, तो आप डिजाइनर। वो मॉडलिंग एक्चुअली में मैंने मॉडलिंग करने के लिए मॉडलिंग नहीं करी थी, वो मैंने चीजें देखने के लिए मॉडलिंग करी थी। हाँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है मॉडलिंग करने में। तो भाई आप बताओ कि जैसे कि आप दो काम कर रहे हो अभी राइट नाउ, जैसे आप डिजाइनर हो और आपकी खुद की एक वो है मॉडलिंग एजेंसी, तो आप उसमें अभी कितना अर्न कर रहे हो? मतलब मैं अर्न कर लेता हूँ, ठीक अच्छा अर्न करता हूँ मैं अपना, और सारे जितनी भी जरूरत है मैं खुद से ही पूरी कर रहा हूँ। फैमिली से मैंने आज तक कभी सपोर्ट नहीं लिया। जब से मैं ये चीजें खुद से चीजें करना स्टार्ट करी, तो आज तक मैंने कभी फैमिली से सपोर्ट नहीं लिया। और जो भी कर रहा हूँ मैं सारा मैं अपनी फैशन डिजाइनिंग से कर रहा हूँ और अपनी मॉडलिंग एजेंसी से कर रहा हूँ। जो भी अपना एम्पायर खड़ा किया है मैंने, तो आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो। आप खुद ही समझदार हो, क्योंकि बहुत लोगों का मित्र रहता है कि जो फैशन इंडस्ट्री में लोग हैं वो पैसा नहीं कमा पा रहे। मैं आपको बता दूं कि एक मॉडल भी अगर वो एक दिन का करे ना, तो वो कॉर्पोरेटर बंदे का एक पूरी सैलरी ले जाता है एक महीने। हाँ, बिल्कुल ले जाएगा। तो ये चीज है इसमें। हाँ, बिल्कुल ले जाएगा। और अगर जो लोग नहीं, एंटरटेनमेंट फील्ड में पूरी में, और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि फैशन इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में कोई कमी है। आप सही बंदा अप्रोच नहीं कर रहे हो, या फिर आप काम सही से नहीं करना चाह रहे हो, या फिर अपने काम को लेके फोकस नहीं हो। आपको कोलैबोरेशन में भी काम मिल रहा है ना, करो। आपको कंटेंट दे रहे हैं वो लोग, ठीक है, जितने शूट्स कर सकते हो ना करो। स्टार्टिंग में अगर एक स्टार्टिंग मॉडल है ना, जितने शूट्स कर रहे हो करो, जितने शूट्स कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पर देखेगा बंदा काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर कोई ब्रांड अगर आपके इंस्टाग्राम, आजकल तो इंस्टाग्राम जो है ना वो लोगों की पहचान है, तो आपके इंस्टाग्राम पे जब कोई बंदा आया, कोई ब्रांड आती है, तो वो डेफिनेटली ये सोचेगी कि हाँ ये ऑलरेडी पेड बंदा है, पेड मॉडल है, ये पैसे लेता होगा काम करने के लिए। इनफैक्ट आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि सर आपके चार्जेस कितने हैं, एक शूट के, एक गारमेंट्स के, आप एक दिन के कितने चार्जेस लेते हो अपने शूट्स के लिए। तो वो चीज आपको बनाएगी। अपने आप को बनाओ तो सही, निकालो अपने कंफर्ट जोन से, निकालो अपने आप को, तो वो चीज है, बहुत अच्छा अर्न करोगे आप। तो भाई अभी आपने हमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता दिया। हाँ जी। तो आप थोड़े से पर्सनल पे आते हैं, ठीक है? तो पर्सनल में मतलब आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, एक्चुअल में आप कितनी पढ़ाई करी है आपने, और मतलब आपके घर में कौन कौन है? बहुत सारी चीजें हैं, अगर पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें। और इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, हाँ, आपका प्यार कौन है अभी राइट नाउ? नहीं, ये तो
ये तो ये तो एंड करना का ही क्वेश्चन है। है, ये तो एंड का क्वेश्चन है, हाँ। वो पहले उस वाले बताइए। स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं, मेरी फैमिली में मेरी 3 सिस्टर्स हैं Okay. और मेरे बड़े भाई हैं, मैं हूँ, और सारे के सारे मतलब मेरी जो तीनों सिस्टर्स हैं वो एमए किए हुए हैं, Okay. और इंग्लिश इंग्लिश से एमए किया हुआ है तीनों ने। और हमारी फैमिली में शायद आपको पता होगा कि लड़कियों से काम नहीं करवाते हैं, बिल्कुल। तो मेरी कोई भी सिस्टर जॉब नहीं करती है, और मेरे भाई बिजनेसमैन है और मेरे फादर भी बिजनेसमैन है। मुझे उन लोगों ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मैंने उनको बोल दिया कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि आप लोगों की तरह मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे ना थोड़ा सा अलग मेरा माइंडसेट है। तो मेरे भाई ने बोला कि ठीक है, मैं हूँ, पापा ने बोला कि मैं हूँ यहाँ पे, तो इसको जो करना है इसको करने दो। एट लास्ट इसको ये अपनी लाइफ में ये मतलब ये नहीं सोचेगा कि मुझे किसी ने कुछ करने नहीं दिया, रिग्रेट नहीं होगा। हाँ रिग्रेट नहीं होगा। तो मैंने वो अपने भाई के सपोर्ट से वो सारी चीजें की, और मैंने मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपना 12th पास आउट किया था। आफ्टर दैट फिर मैंने मेडिकल की तैयारी करी, और उसी के दौरान मैंने बीएससी की जेडबीसी से, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। उसके बाद फिर मैं महाराष्ट्र चला गया। हाँ, महाराष्ट्र गया मैं। बस महाराष्ट्र जाने के बाद मैंने वहाँ पे एक MSCIT करके एक डिप्लोमा होता है, उसमें अगर आप 75% से अबव आते हो तो आप पास होते हो। तो मैंने वो डिप्लोमा किया, और वो डिप्लोमा करने के बाद मैंने 95% मैंने पाए वहाँ से, मुझे 95% आए थे। 95? हाँ जी, 95 आए थे। और उस डिप्लोमा को करने का मेरा एक रीजन था, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI भी किया हुआ था, तो वहाँ पे जॉब क्राइटेरियाज निकल रहे थे बिलिंग डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे मैंने जब एग्जाम क्रैक कर लिया तो मेरी जॉब लग रही थी, मुझे फाइल सबमिट करनी थी। तो वहाँ का मुझे ना, जहाँ मैं रहता था महाराष्ट्र में, एक जगह है अकोला, हाँ जी, अमरावती अकोला, जहाँ से ये तुम्हारा बिग बॉस में जो था ना, कि क्या नाम था उसका, शिव ठाकरे। शिव ठाकरे ना, वहाँ उसके नियर बाई है ये लोकेशन। तो वहां से मेरी जॉब भी लग रही थी, फाइल मुझे सबमिट करनी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, बिलिंग डिपार्टमेंट की। बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया माहौल, मैंने छोड़ दिया। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो यहाँ मैं बोल रहा हूँ। वो छोड़ा मैंने। फिर उसके बाद वापस आया मैं, फिर मैंने वो सिंगिंग वगैरह का ट्राई किया। सिंगिंग में देखा बहुत कंपटीशन है, 2 दिन लाइन में लगा यार मैं, सारे गाँव में 2 दिन लाइन में लगा था, मैं जल गया मैं बुरी तरीके से। जब वहां तक पहुंचा ना, पहले मैंने गाना गाया, उसने कहा 2nd फ्लोर पे जाओ, 2nd फ्लोर पे गया, फिर 3rd फ्लोर पे जाओ, 3rd फ्लोर पे गाना गाया, फिर आया परेशान होकर, कुछ नहीं खाता। तो अगर आपको अब चांस मिला, आप दोबारा करोगे सिंगिंग? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल करूंगा, कि इसीलिए तो मैं अपने गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, मेरा माइंडसेट ही वही है जो आसिम का है। वो रैपर है, मतलब गाता है ना, रैप लिखता है, गाता है। मैं इनफैक्ट मेरा भी एम वही है कि मुझे बिग बॉस में जाना है, बिग बॉस में जाके खुद को हाईलाइट करके फिर मैं अपने गाने खुद ही गाऊंगा और खुद ही अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। मेरा माइंडसेट वही है। तो ये मतलब था, किसी रियलिटी शो में नहीं जाना, जैसे कि सिंगिंग रियलिटी शो में जाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सिंगर निकल चुके हैं। कहाँ है आपको पता है क्या? कहीं नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी मेरी जर्नी थी, तो बस। ठीक है। और क्वेश्चन क्या था एक भाई, थोड़ा सा ना एक वो कॉन्सेप्ट है मेरे शो का कि आपको मैं 2 चीज बोलूंगा, आपको एक चीज चूज करनी है इसमें, ठीक है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछोगे मुझे पता है। नहीं, जैसे कि आलोक या अभिषेक। आलोक, हाँ। ओके ठीक है। अरुण या किंशुक? बंदे दोनों ही अच्छे हैं यार। एक का नाम। अरुण अपनी जगह ठीक है यार, एक का नाम किंशुक यार, अपनी जगह ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो किंशुक इज माय बेस्ट फ्रेंड। किंशुक जी, हाँ। ओके। अब ये तो कोई, इसमें तो कोई कॉमन वाली बात हो जाएगी बिल्कुल ही। कपिल सर या तो अर्चित भाई? भाई मैं नहीं हूँ उस जगह। चूज तो करना पड़ेगा। मैं इस चीज में चूज नहीं कर सकता। एक ले लो, चलो फिर। आई एम सॉरी, मैं नहीं हूँ उस जगह। अरे यार भाई, एक मेरे बड़े भाई हैं और दूसरा छोटा है, बीच वाला गायब है। बीच में तो मैं ही चूज कर देता हूँ, मैं दोनों को चूज कर देता हूँ, ठीक? न्यूट्रल रखो दोनों। ठीक। तो भाई वाला सेगमेंट खत्म होता है। एक और हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई को किसी को कॉल करना है, मतलब कपिल सर को कॉल करना है और उनको बोलना है कि मैं ये इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, ठीक है भाई? कसम से मरवाओगे। चलो ये लो आपका फोन। नहीं यार, किसी और को लगवा लो, कपिल सर को मतलब। कपिल सर को ही तो मजा आएगा। बस सीधे मेरा बैंड बजा देंगे कॉल उठाते ही। स्पीकर बोल, नहीं प्रैंक चल रहा था कि बोल देंगे वो पागल हो गया कि कैसे क्वेश्चन करता है तू कभी कभी। ट्राई कर लेते हैं एक बार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो कॉल ना उठाए। कॉल उठा लो मैजिक। बस कॉल ना उठाए मेरा। ये ऑलरेडी बिजी जा रहा है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, the person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति से संपर्क कर कॉल बिजी जा रहा है, वो अभी
कॉल भी मैं बच गया। तो फिर आप अब करो अर्चित भाई को। अर्चित को, अर्चित से क्या करना है? वो बोलो मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी जो एजेंसी है वो आप हैंडल कर लेना पूरी, ठीक है? वो बोलेगा क्या हो गया तुम्हें? वही तो कह रहा हूँ, एक वो मिनट। सुनना चाहता हूँ। ये भी बिजी ना हो, इसका जा रहा है, ये उठाएगा। स्पीकर के पास कर लेना। हेलो हेलो, हाँ भैया, कहाँ पे हो? सो रहा था घर पे। एक काम करोगे? हेलो, हाँ एक काम करोगे? हाँ एजेंसी वेजेंसी संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ हाँ। कहाँ पे? घर पे। क्यों? मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या हो गया? अरे परेशान करके रखे यार लोगों ने। किसने? यही सारे लोग हैं, यही हैं, क्या करूँ मैं, किस किस को क्या क्या बोलूँ? मेरा दिमाग खराब है, तू संभाल लियो कैसे भी करके। पॉडकास्ट हो गया? ब्रॉडकास्ट हो गया, हो गया। इसने क्या बोला? बताऊंगा फ्री हो गया, मैं जा रहा हूँ फिलहाल, घर पे जा रहा हूँ। तो ठीक है, करना शूट और सब भाड़ में गया। हो गया? बताओ तो, बात बताओ। रुक जा, मैं 10 मिनट में तुझे बैक कॉल कर रहा हूँ, रुक मैं जरा इन सबको देख लूँ पहले। कौन है? बता रहा हूँ तो शांति रख, मैं बता रहा हूँ। ओ भाई करवा दिया बैंड बजवा दिया मेरा। मतलब बिल्कुल एक्टिंग में घुस गया वो, एक्टर हो भाई तो। अरे वो मुझे कॉल करेगा, वो टेंशन में आ गया होगा। टेंशन आ गया। क्या करवाया तुमने? मैं मजा आ कपिल गया। सर से करवाते तो और ज्यादा। कपिल सर थे तो और अब मेरे को इसको लगा बताना कपिल सर पड़ेगा, का अब कॉल आ इसको जाएगा। बताना पड़ेगा बाद में यार। वो तो बता दे, मैं ही बताता हूँ, वो तो प्रैंक चल रहा था भाई को। टेंशन में आ जाएगा, वो कॉल कट कर दिया, वो कह रहा है क्या हो गया क्या हो गया। तो अभी अर्चित भाई से बात हुई, तो अर्चित भाई बता दो कौन है अभी। अर्चित मेरा छोटा भाई है। जब मैं इंडस्ट्री में अकेले में स्ट्रगल कर रहा था ना, तब कोई नहीं था, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं था। तो अर्चित एक भरोसे का लड़का है। अगर इनफैक्ट मैं किसी शो में नहीं जा रहा हूँ या फिर मेरी तबीयत खराब है, सारी चीजें वो संभालता है। एक छोटे भाई, अभी भी उसी का कॉल आ रहा है। इसने क्या करवा दिया मुझसे। मतलब नहीं, एक एक्चुअल में ही अर्चित भाई बहुत अच्छे इंसान है। मैंने में बढ़िया लड़का है वो, और मैंने हमेशा उसको, जैसे मेरे भाई ने मुझे रखा है ना, मैं हमेशा उसको वैसे ही रखता हूँ। ठीक है ना, हमारे बीच में कभी बिजनेस को लेके कोई बात होती है ना, पैसे को लेके कोई बात होती है कि तेरे पास कितना है या मेरे पास कितना है। कुछ जो तेरे पास है ठीक है रख, जो मुझे जरूरत है मैं ले लूंगा, तुझे जरूरत है तू ले ले, दैट्स इट। हमारे पास ऐसा कोई बीच में ऐसा कोई चीज नहीं है। और अगर मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है या मेरी तबीयत खराब है, तो वो अकेला उस चीज को करेगा। अकेले उसने शोज संभाले हैं, अकेले उसने गारमेंट्स संभाले हैं, अकेले उसने मॉडल्स को संभाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो अकेले संभाली हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं बीच में 4-5 महीने पहले डिप्रेशन में भी था, तो उसने मुझे डिप्रेशन में भी संभाला है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उसने उसमें भी मुझे संभाला है। तो बहुत अच्छा लड़का है वो, मेरे छोटे भाई की तरह नहीं, छोटा भाई ही है मेरा वो। अभी भी कॉल आ रहा है, फिर कॉल कर रहा हूँ। तो इसने करवा दिया मेरा। अब एक ही हो गए, अब आपको एक और करना है कॉल। वो करना है किस फीमेल को? नहीं नहीं यार, मत करो यार। करना पड़ेगा। क्या करो? उसको बोलना है कि मतलब जो मतलब आपकी टॉप वो है ना अभी एजेंसी में लड़की जो है, उसको बोलो मैं आपको निकाल रहा हूँ। अरे मरवाओगे? सच में? अरे नहीं यार, मर हो जाएगी। ये तो वो है ना, जो वो शो का सेगमेंट है, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे आप कपिल शर्मा शो ही जाओगे, वहां पे बोलो करा दिया, उनको बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन दिखा मेरे को। तो परेशान हो गया यार वो। परेशान हो गया भाई हमारी, कोई बात कॉल्स आ नहीं। रहे भाई हैं सॉरी। अभी एक और कॉल कराऊंगा भाई से मैं। 3 सेगमेंट थे, कपिल सर ने ये नहीं उठाया। मतलब ये करवा के तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? मेरे को बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। अर्चित भाई अभी ने किसी उठा और लिया। से करवाओगे मेरी? अब मैं भाई से करवाऊंगा। उनकी एजेंसी की जो टॉप मॉडल है इस वक्त, उनसे कहलाऊंगा कि मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू एजेंसी छोड़ दे ना। मरवाओगे क्या यार? तो भाई का फोन है रहा, लीजिए भाई। नहीं रहने दो यार, वो परेशान हो जाएगी। एक तो इसको परेशान कर दिया तुमने यार। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका नंबर ही स्विच ऑफ हो। वो तो वक्त बताएगा। ट्राई करते हैं। करवाओ यार, मत करवाओ। कपिल सर तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। सही उन्होंने नहीं उठाया। इसका कॉल लग रहा है। उसी को मजा है ना। हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? एक खुशखबरी देनी थी आपको। आपको एजेंसी से निकाल रहा हूँ मैं। कुछ वजह है, कुछ बहुत बड़ी वजह है। क्या?
बताऊंगा डिटेल में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और मैं भी मतलब छोड़ ही रहा हूँ। अभी अर्चित को भी कॉल करके बोल दिया मैंने कि तू संभाल लियो जैसा भी जो भी हो, बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई। क्या हुआ बताओ तो। फ्री होके बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ अभी यार। ठीक है, अभी बस इतना ही बोलने के लिए मैंने कॉल किया था। ठीक है, सॉरी। हाँ, पूरे तो भाई भी इसके पहले आवाज से चली गई यार। तो पहले से ही बहुत। अब हम इसको एंड पे लेके आते हैं, तो एंड पे मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि शायद भाई 2-4 लाइन बोले शायरी की। तो भाई शायरी तो खैर मुझे आती नहीं, बट एक जुमला जरूर है, जुमला कह लो या शायरी कह लो उसको। एक इंसान ने मुझे बोला था, बहुत अच्छा इंसान था वो, मतलब अगर वो गाइड करता था तो बहुत अच्छे से गाइड करता था। उसने मुझे बोला था, तो मैं उसी की 1-2 लाइन में दोहराऊंगा। जब मेरा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि लहरों से नौका पार नहीं होती, लहरों से नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, तालियां। Thank भाई मैं अभी जैसे आपने शायरी बोली, थोड़ी सी शायरी इरशाद करना चाहूंगा। बिल्कुल, शादी बिल्कुल। बोलते हैं ना हाँ जी, इरशाद बोलते हैं। कि शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है जो सियासत करते हैं। वाह, हम तो अखंड ब्रह्मांड महाराजा महादेव के भक्त हैं, ना हार वाह। की फिक्र करते हैं, ना जीत का जिक्र करते हैं। अरे वाह, तालियां बहुत तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद। बाकी आपके साथ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शाहिद भाई हमारे उस नए पॉडकास्ट में। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो भी लोग यहाँ तक आए हैं देखने के लिए, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। और धन्यवाद मैं शाहिद भाई का भी करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप अपना बिजी शेड्यूल निकाल के मेरे पास आए पॉडकास्ट में। तो गाइज, आपको जो भी अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। एंड मैं भाई की मॉडलिंग एजेंसी का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री, नमस्कार। नमस्कार।